हेलो नमस्ते, वेलकम टू साइंशिया ब्रेनरी। जो ग्रीड है ना, ग्रीड बोलते हैं ना, ग्रीड इज द कर्स। ग्रीड, लालच जो है वो बुरी बला है। तो वो जो ग्रीड चाहे लैंड के लिए हो, मनी के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, इट्स रियली ए कर्स। और ये जो ग्रीड है, अभी जैसे लैंड के लिए जो ग्रीड है, स्पेशली जो जमीन को हथिया लेना किसी की इलीगल तरीके से, चाहे वो विद इन फैमिलीज है या बिटवीन नेबर्स है या विद इन कंट्री है या बिटवीन कंट्रीज है, तो ये जो है ना रियली ए डिवास्टेटिंग थिंग है। इट्स रियली ए डिवास्टेटिंग थिंग। तो ये जो लालच है, ऑलरेडी जो वर्ल्ड है, ऑलरेडी हम जो फाइट चली हुई है हमारी कोविड-19 पैंडेमिक के साथ, हम सभी को पता है। एंड इंडिया जो है उसके साथ बुरी तरह से जूझ रहा है। बट एक और नया कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, जो कि नया तो नहीं है, हालांकि उसके रूट्स जो है वो हिस्ट्री में ही है। बट अभी रिसेंटली उसने जो है एक नया रूप ले लिया है, एक बहुत सारी एस्केलेशन हो रही है, जो कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट है। तो एक तरह सिविलियन वॉर भी मतलब स्टार्ट होने वाला है, लगभग वायलेंस हो रही है दोनों तरफ से, जो है रॉकेट्स की बारिश हो रही है एक तरह से। बट उसमें क्या हो रहा है कि जो आम जनता है या जो सिविलियंस हैं, ठीक है, आम जनता है, चिल्ड्रन है, उनका क्या दोष है उस चीज में? तुम्हारी लालच के लिए उन लोगों का क्या दोष है जो लोग शांति से रहना चाहते हैं? ये कहाँ तक जस्टिफाइएबल है? ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? किसके साथ जस्टिस है, किसके साथ इनजस्टिस है, ये कौन डिसाइड करेगा? ह्यूमैनिटी जो है ना वो लॉस हो रही है एक्चुअली। ह्यूमैनिटी हम कोविड के टाइम में भी देख रहे हैं कि कितना ह्यूमैनिटी है लोगों के बीच में। हमारे इंडिया में ही देख लो आप, चाहे या बाहर आप कंट्रीज में देख लो कि क्या हो रहा है। कहीं सीरिया का वार चला हुआ है, कहीं इंडिया पाकिस्तान चला हुआ है, कहीं कोविड-19 के साथ कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, और कहीं अब ये इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है, जो कि एक हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट है। तो जो भी ये चीज है, मतलब ह्यूमैनिटी जो है पूरी तरह से जो है वो खत्म हो गई है, मैं तो यही कहूंगा। पता नहीं क्या है, कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं कि मतलब एक इमेजिनेशन ही रह जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वुड बी ए पीसफुल प्लेस टू लिव इन, और हमें उसको बनाना पड़ेगा एक्चुअली। इट शुड बी ए पीसफुल प्लेस टू लिव इन, व्हाट वी आर लिविंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तभी जो इसराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है, हमें पता, आप सभी ने भी सुना होगा, न्यूज पे सुन रहे होंगे डेली। तो एक बहुत ही एक खतरनाक रूप ले चुका है और बहुत ही एस्केलेशन हो रही है, मतलब रॉकेट्स की बौछार हो रही है। और सीज फायर इज द नीड ऑफ आवर, वो इसको रोकने की जरूरत है अभी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मतलब किसी का लालच किसी को भारी ना पड़ जाए। तो आज के लेक्चर में हम इन ब्रीफ में इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे ब्रीफ में, और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है इसमें, इन ब्रीफ में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इन ब्रीफ में वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो इजराइल और इसका पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये बहुत ही पुराना है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसकी जो रूट्स हैं, हम कह सकते हैं कि इट्स इन द हिस्ट्री। तो अभी जो है इसने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया है, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो रॉकेट्स की जो बौछार हो रही है, एक तरह से कोई 400, 500, 2000 रॉकेट तक अभी तक मतलब जो फायर किए जा चुके हैं, और उससे भी ज्यादा, बल्कि एयर स्ट्राइक्स, लैंड, सी, कोई भी रूट से, जहां से भी जिसको दिल कर रहा है बस फायरिंग हो रही है। मतलब कि कंपटीशन चला हुआ है रॉकेट फायरिंग में ही जैसे। बट उसमें आम जनता का क्या? ये कुछ ये जो और ये जो हो रहा है ना, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना कुछ, उनकी वजह से हो रहा है। अरे ह्यूमैनिटी कहाँ है? मतलब ह्यूमैनिटी इज सबसे ऊपर है ना, चाहे कोई भी धर्म हो, बट ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर आती है। और कोई भी धर्म जो है वो ये नहीं सिखाता है कि मतलब किसी को दुख पहुंचाना, किसी को नुकसान करना, है ना। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, हर धर्म में ह्यूमैनिटी जो है वो सर्वोपरि है। बट ये जो इसराइल और पैलेस्टीन में अभी जो कन्फ्लिक्ट है, बहुत ही पुराना रूट्स है, और इसकी बहुत ही डेडली हिस्ट्री है। इट हैज ए ब्लडी हिस्ट्री एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से, जैसे मैं कह रहा है कि रॉकेट्स की बौछार हो रही है, इसराइल की तरफ से भी, उधर पैलेस्टीन में गाजा पट्टी से जो है हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां, उन दोनों की तरफ से भी। तो एक तरह से रॉकेट्स की बौछार हो रही है। मतलब कह नहीं सकते, इमेजिन करना ही मुश्किल है कि वहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो एक्चुअली जो हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो हमें पता है कि जो इसकी हिस्ट्री लाइज बात करते हैं, तो जब ब्रिटिशर्स ने 1917 में एक्चुअली ऑन 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड वार 1 के टाइम में, जब 1917 में ब्रिटिश फोर्सेज ने जब ओटमन टर्क से जो हमारा पैलेस्टीन वाला जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था, मतलब उसको सेपरेट कर दिया था, जो ओटमन टर्क्स के अंडर था ये एरिया। बट ब्रिटिश फोर्सेज ने 1917 में
इसको जो पैलेस्टीन वाला जो पूरा एरिया है इसको उससे अलग कर दिया था ओटमन टर्क से। तो एक्चुअली ब्रिटिश फोर्सेस का मकसद ये था कि उस टाइम में वर्ल्ड वार 1 के टाइम में कि जो ज्यूज है ना, ज्यूज उनको मतलब उनको एक होम प्लेस इस्टेब्लिश करना पैलेस्टीन में जो ज्यूज के लिए। तो इसलिए उन्होंने ओटमन टर्क से 1917 में वो एरिया जो है इनसे कैप्चर कर लिया, मतलब जीत लिया, कन्कर कर लिया जो पैलेस्टीन का। तो उस टाइम जो पैलेस्टीन का जो एरिया है उसमें जो अगर हम देखें तो जो ज्यूश की पॉपुलेशन थी उस टाइम तो वो थी 6%। तो ये ब्लू जो मार्किंग है ना, आप देख सकते हैं ये ज्यूश पॉपुलेशन थी, और ये जो पूरा ग्रीन पट्टी है ना ये पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन है। अब देख सकते कितनी कम पॉपुलेशन थी उस टाइम ज्यूश की। तो मतलब उस टाइम फिर उसके बाद ज्यूज ने क्या किया कि जो वहाँ पे लैंड एक्वायर करना शुरू किया, जो अरब हैं एक्चुअली उन्होंने भी लैंड बेचना शुरू किया एक्चुअली। तो इन्होंने एक्वायर करना शुरू किया क्योंकि इनको अपना कंट्री होम इस्टेब्लिश करना था। तो उसके बाद जो पीरियड आया ना फिर 1918 से 1947 का जो पीरियड आया, तो उस पीरियड में एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया जो इमिग्रेशन है ज्यूज का फ्रॉम द यूरोप से। तो यूरोप से कहाँ को? पैलेस्टीन को। तो ऐसे यूरोप में भी मेनली आप बात करें तो जर्मनी से, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 का पीरियड था और हिटलर का एरिया उस टाइम रूल था। तो बहुत ही इनके ऊपर एक हम कह सकते हैं कि अत्याचार हो रहे थे ज्यूज के ऊपर। तो मैक्सिमम स्केल में जो इनका इमिग्रेशन जो है वो इस पीरियड में स्टार्ट हो गया फ्रॉम यूरोप से पैलेस्टीन में ज्यूज का, ठीक है। और जब ये उस टाइम फिर आप देख सकते हैं कि जो मतलब इसका जो एरिया है, जब इनका जो पॉपुलेशन है ज्यूज का पैलेस्टीन में, तो डेट रोज टू 6 to 33% तक हो गया वहाँ पे। मतलब जो इनकी पॉपुलेशन है 6 से मतलब 1970 तक 6% थे, और उसके बाद इस पीरियड में जब इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ मास स्केल में तो इनकी पॉपुलेशन ज्यूज की उस एरिया में 6 to 33% पहुंच गई, ठीक है। और उसके बाद जब 1947 में मतलब उस एरिया में जब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार एंड ही हो गया ऑलमोस्ट। तो वर्ल्ड वार मतलब हम कह सकते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वार 2 जब एंड हो गया तो उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन भी नया नया बना ही था, तो यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान रखा 1947 में पैलेस्टीन के लिए। तो जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि जो 45% एरिया जो है वो अरब स्टेट को दिया जाए, और इसमें जो मैक्सिमम एरिया था दैट इज योर 55% वो ज्यूश स्टेट को दे दिया जाए, और जो जेरूसलम है उसको इंडिपेंडेंट रखा। मतलब जो जेरूसलम वाला एरिया दैट रिमेन अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल, जो जेरूसलम है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहा। बट ये जो अब नेचुरली बात है पैलेस्टीन वहाँ पहले से ही रह रहे थे, पैलेस्टीनियन जो लोग थे, तो उनको नेचुरली ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम एरिया है वो दूसरों को दे दिया गया और उनके पास कम एरिया। तो उन्होंने इस जो पार्टीशन प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसके जो यूएन पार्टीशन प्लान को पैलेस्टीन के, तो पैलेस्टीनी लोगों ने। तो जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में जब ब्रिटिश मैंडेट भी खत्म हो गया, ओवर हो गया, तो उसके बाद फर्स्ट जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट अरब और इजराइल वॉर हुआ। फर्स्ट अरब और इजराइल वॉर हुआ 1948 में। जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर का जो मैंडेट है वो खत्म हुआ, ओवर हुआ, तो फर्स्ट इजराइल और अरब का वॉर हुआ। और इस वार का नतीजा ये हुआ कि जो इजरायली जो उस टाइम तो काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे, तो जायोनिस्ट मिलिट्री है जो इजराइल की फोर्सेस हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग हम कह सकते हैं कि 7,50,000 पैलेस्टीनियन जो थे उनको एक्सपेल कर दिया, ठीक है। तो उनको एक्सपेल कर दिया और लगभग 78%, अब देख सकते हैं कि लगभग 7 ब्लू वाला जो पूरा एरिया है ना, अब ये पूरा इजराइल का हो गया, और ये जो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला जो पैलेस्टीनियन के पास था वो इतना ही रह गया। तो लगभग उस टाइम 78% ऑफ द जो पैलेस्टीन एरिया है उन्होंने कैप्चर कर लिया, और जो रिमेनिंग 22% था उसको भी डिवाइड कर दिया गया 2 हिस्सों में। एक तो बन गया वेस्ट बैंक, आप देख सकते हैं ग्रीन वाला ये वेस्ट बैंक, और दूसरा ये गाजा पट्टी वाला एरिया। गाजा पट्टी की साइड को मेडिटेरेनियन सी है और इस वेस्ट बैंक की साइड को है डेड सी है, ठीक है। तो जो 22% था उसको डिवाइड कर दिया, और बाकी जो है वो 78% इन्होंने कैप्चर कर लिया जो इजरायली फोर्सेज ने। तो उसके बाद जो इसकी जो बाउंड्री है, मतलब एक आर्मिस्टिस लाइन डिसाइड की गई, मतलब ग्रीन लाइन भी बोलते हैं जिसको, जो ये कवर करती है, मतलब जो कि एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन द इजराइल और जो गाजा पट्टी या वेस्टर्न बैंक के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको मार्क करती है, तो उसको बोला गया ग्रीन लाइन या आर्मिस्टिस लाइन बोला गया, ओके। तो उसके बाद 1967 में फिर से, क्योंकि इजराइल तो उस टाइम बहुत सुपर पावर हो रहा था, आप देख सकते हैं कि 78% तो उसी टाइम कवर कर लिया था।
तो 1967 में इजराइल ने जो पूरा गाजा और वेस्ट बैंक है ना, ये पूरा वेस्ट बैंक एरिया और ये गाजा का एरिया, इसको भी पूरे को कैप्चर कर लिया। तो अब उस टाइम भी इन्होंने फिर लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 3 लाख जो पैलेस्टीनियन थे उनको एक्सपेल किया गया उनके घरों से। जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनको उनके घरों से एक्सपेल किया गया उस टाइम भी 1967 में, मतलब पूरा ही कैप्चर कर लिया। और इसी दौरान उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो जेरूसलम है वो इनकी कैपिटल होगी, हालांकि उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद अभी क्या हुआ कि पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 और 1995 में। और उस ओस्लो अकॉर्ड में ये कहा गया कि हम कह सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट पैलेस्टीनियन और इजराइल पीस एग्रीमेंट था, जो कि डायरेक्ट पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटीज़ थी या जो भी उसको कंट्रोल कर रहे थे और इजरायली गवर्नमेंट के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि जो ओस्लो अकॉर्ड है ये फर्स्ट एग्रीमेंट था, पीस एग्रीमेंट था इनके बीच में। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, तो इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी डिसाइड किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो रन करेगी, और पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है डेट विल रन द उसकी पैलेस्टीन की इंटरनल सिक्योरिटी को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सारा जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर होगा। और जो सिविल अफेयर होंगे उसमें पैलेस्टीनियन एरिया में, तो वो भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर होंगे, इसके द्वारा ही रन किए जाएंगे। ठीक है। और जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है एक्चुअली उसको भी मतलब एक तरह से डिवाइड कर दिया गया। तो 100% एरिया मान लो वेस्ट बैंक का, तो उसका जो 18% है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास रहेगा, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल होगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, फुल कंट्रोल। ठीक है। और जो 22% है उसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और इजराइल दोनों का कंट्रोल होगा। और जो बाकी जो एरिया बच गया ना 60%, उसमें जो फुल कंट्रोल जो होगा वो इजराइल का होगा। वेस्ट बैंक एरिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्रोल तो वो इजराइल के पास ही रहा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब रिसेंटली देखें तो अभी आप इस मैप को देखें अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मान लो अगर ये मैप है, तो ये जो जैसे ये पूरा इजराइल का मैप, तो ये गाजा पट्टी का जो एरिया है, ठीक है, ग्रीन में, तो एक से डिवाइड हो गया ना, मतलब पता नहीं क्या, एक बीच में इजराइल है, इजराइल का कंट्रोल है। ठीक है। और फिर ये बीच में आप देख सकते हैं ये ग्रीन, डार्क ग्रीन, ये पैलेस्टीनियन गवर्नेंस है यहाँ पे। और ये जो लाइट ग्रीन है यहाँ पे मिक्स्ड गवर्नेंस है दोनों का ही। और ये जो पिंक वाला एरिया यहाँ पे पूरा इजराइल मिलिट्री का कंट्रोल है। तो मतलब एक तरह से पूरा होच पोच है। तो जब ऐसे होच पोच रहेगा तो कन्फ्लिक्ट तो होंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें देख सकते हैं आपकी, तो इसके साइड में ये वेस्ट बैंक एरिया है पूरा, तो इसको भी डिवाइड किया गया है। और इस साइड को ये डेड सी है। और एक तो हम कह सकते हैं जो गाजा पट्टी वाला एरिया एक्चुअली जहाँ पे अभी कन्फ्लिक्ट चला हुआ है गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में, तो जहाँ से मिसाइल फायर्स हो रही हैं, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं और वहाँ से इजराइल लगा हुआ है, तो ये जो एरिया एक्चुअली हम कह सकते हैं इट इज़ लॉक्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल के बीच में लॉक्ड है ये वाला जो एरिया है। तो वैसे कन्फ्लिक्ट है, बट इस कन्फ्लिक्ट में हो क्या रहा है कि जो कॉमन लोग हैं उन्हीं को ही नुकसान सहना पड़ रहा है। तो एक्चुअली ये कन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से, अगर हम बात करें तो ब्रीफ बात करें तो कन्फ्लिक्ट शुरू क्या हुआ, एक्चुअली ये सारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जो अल अक्सा मॉस्क है ना, वहाँ से। जो ये अल अक्सा मॉस्क है ये जेरूसलम सिटी में है, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में। एंड दिस इज द, अगर इस्लाम में इसको थर्ड होलीस्ट साइट माना जाता है, इस जो मॉस्क को थर्ड होलीस्ट साइट माना जाता है इसको इस्लाम में। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम इस्लाम में बिलीव किया जाता है कि इसमें मतलब यहाँ पे जो उनके प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट मोहम्मद, तो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का से इस अल अक्सा मॉस्क को इन वन नाइट जर्नी की थी उन्होंने यहाँ से यहाँ को प्रेयर्स करने के लिए, ताकि उसके बाद फिर वो अपनी अल्लाह की ऑर्डर पे, तो आफ्टर दैट ही कैन मेक एडवांसमेंट टू द हेवन। तो ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जर्नी वन नाइट जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब ठीक है। तो इसलिए जो अल अक्सा मॉस्क है इसका बहुत ही मतलब होली प्लेस है एक तरह से इस्लाम में। और इसकी अगर हम बात करें तो ज्यूज़ की बात करें तो कन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि जो ज्यूज़ हैं वो भी ये मानते हैं कि जो है वो टेम्पल माउंट की तरह मानते हैं इसको, क्योंकि दिस साइट जो है जहाँ पे ये 35 एकड़ की ये साइट है पूरी, जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है, तो दिस साइट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, जो कि 35 एकड़ की साइट है पूरी। एंड इट इज़ आल्सो सेक्रेड टू ज्यूज़ के लिए, क्रिश्चियन के लिए और मुस्लिम्स के लिए, मतलब 3 धर्मों के लोगों के लिए ये एक होली साइट है। क्योंकि ज्यूज़ मानते हैं कि यहाँ पे इनके जो हिस्टोरिकली 2 टेम्पल जो थे वो थे इनके, जो ज्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो साइट है मतलब जो है एक 3 धर्मों के लिए एक होली प्लेस है ये जो साइट है।
और जो जेरूसलम का एरिया है उसको जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनेस्को, उसने इसको एज ए ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम जो है उसको एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने बताया ना कि जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर है, तो इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो जेरूसलम का जो एरिया है। बट जो इजराइल है वो ये मानता है कि वो उनकी सिटी है, मतलब उनकी कैपिटल सिटी है, क्योंकि इसराइल ने 1967 में इसको पूरा कैप्चर कर लिया था और तब से ये मानते हैं कि पूरा एरिया जो कैप्चर कर लिया था वो इजराइल जो है इसको एज ए होल सिटी को जो इसका एज ए यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल मानते हैं इसराइली जो है। यूएसए भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में उन्होंने यूएस ने इसको सपोर्ट किया था कि जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, बट इंटरनेशनली इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो इंटरनेशनली ये बोला जाता है कि टेल अवीव जो है वो इजराइल का कैपिटल है। तो हुआ क्या कि जब इजरायली ट्रूप्स ने एक्चुअली इस मॉस्क में ऑन 10 मई की बात है, क्योंकि रमदान का मंथ चला हुआ था लास्ट मंथ से ही, जो आपसे बात करें तो पिछले मंथ अप्रैल से ही। तो हुआ क्या कि जब 10 मई को इजरायली जो ट्रुप्स जो थे वो वहाँ पे आ गए बहुत बड़ी मात्रा में जो मॉस्क में, और ऑन द डे, क्योंकि ये 10 मई का जो डे है इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज द जेरूसलम डे। इजरायली जो लोग हैं उनके लिए दिस इज सेलिब्रेटेड एज द जेरूसलम डे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस दिन इसको कैप्चर किया था एंड दे सेलिब्रेट इट एज ए जेरूसलम डे। बट नेचुरली बात है कि जब आप इसको ऐसा मानोगे तो जो दूसरा ग्रुप है जो पैलेस्टीन है वो इसके एंग्री ही होंगे ना, तो उनको तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो हमास जो है ना, जो कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा पट्टी को रन करता है पूरी, तो उन्होंने इजराइल को फोर्सेस को जो है वार्निंग दी कि आप अपने ट्रुप्स जो है वो बैक ले लें। बट इजराइल ने क्या किया, इजराइल तो सोचता है कि हम तो सुपर पावर हैं, क्या कर लेगा, तो इजराइल ने उनकी वार्निंग को जो है वो इग्नोर कर दिया। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने गाजा पट्टी से, गाजा एरिया से डजन्स ऑफ रॉकेट जो वो इजराइल पे लॉन्च कर दिए, इजराइल की टेरिटरीज में इंक्लूडिंग द वेस्ट जेरूसलम में। तो उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि इजराइल का तो डिफेंस सिस्टम जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आयरन डोम के बारे में आपने सुना होगा, तो उनका जो जैसे ही रेडार सिस्टम जो मिसाइल्स आती हैं एकदम से कैप्चर कर लेता है और मतलब उनका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उस डिफेंस सिस्टम की वजह से हालांकि जो मिसाइल्स हैं वो उनका उतना नुकसान नहीं हुआ इजराइल में। तो उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने क्या किया कि एकदम से हेल फायर कर दिया, मतलब गाजा पे, मतलब अपना बिगेस्ट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया उनके हमास ग्रुप के खिलाफ। तो उसके बाद से जो ये एस्केलेशन बढ़ती ही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो इजराइल पैलेस्टीनियन फाइटिंग एस्केलेट्स, तो एक तरह से क्या कि इजराइल के 2 फ्रंट पे वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक तो विद इन जो है कंट्री जो है वो सिविलियन वॉर टाइप सिचुएशन हो गई है, मतलब रियोट स्टार्ट हो गए हैं, वायलेंस हो रहा है, रियोट्स हो रहे हैं अरब्स और ज्यूज के बीच में, क्योंकि वहाँ तो दोनों रहते हैं। एंड जो गाजा, दूसरी बात है जो गाजा पट्टी से जो मिलिटेंट हैं वो भी रॉकेट छोड़ रहे हैं और यहाँ से इजराइल भी मतलब बौछार लगी हुई है दोनों तरफ से। तो वी कैन सी दैट की जो मासिव री इन्फोर्समेंट है ना जो सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो वो कर दी है इसराइल ने टू क्वेल द मॉब वायलेंस अक्रॉस द कंट्री। तो अभी तो उन्होंने बहुत सारी मासिव री इन्फोर्समेंट कर दी है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की, एंड बहुत सारी मल्टीपल एयर स्ट्राइक लॉन्च की हैं इसराइल ने भी, क्योंकि इसराइल तो फिर इसराइल है ना, बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनकी मिलिट्री जो है टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली ये लोग। तो बहुत सारी एयर स्ट्राइक करी इन्होंने, जमीन से, सी से, एयर से, जहाँ से भी इनको मौका मिले इन्होंने मतलब मल्टीपल एयर स्ट्राइक करी है जो हमास ग्रुप के ऊपर, ठीक है। पर उसमें क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे सिविलियन है, चिल्ड्रन है, वो भी मारे जा रहे हैं, वो तो जस्टिफाइबल नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि गाजा में लगभग 83 पीपल जो है वो सिविलियन जो मारे गए, उसमें लगभग 17 जो है वो चिल्ड्रन है। ये तो 2-3 दिन पहले का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। एंड मोर देन 480 पीपल जो हैं दे आर इंजर्ड, बुरी तरह से जो बम्बार्डमेंट हो रही है इसमें। तो इसमें इन लोगों का क्या कसूर है एक तरह से हम बात करें तो। और इजराइल की मिलिट्री ने खुद कहा है कि दे हैव स्ट्रक द गाजा टारगेट्स मोर देन 600 टाइम्स, जबकि जो हमास ग्रुप है ना उन्होंने भी लगभग 1600 रॉकेट जो फायर किए हैं इजराइल पे। मतलब एक तरह से दोनों तरफ से जो है वो बुरी हालत हम ये कह सकते हैं, बम्बार्डमेंट चली हुई है, रॉकेट्स की रेन हो रही है। तो अभी देख सकते हैं कि जो एक्चुअली जो जैसे मैं बता रहा था कि जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि शुरू में इजरायली ने क्या किया था कि रोक दिया था कि जो गेट ऑफ प्लाजा जो है जो उस ईस्ट जेरूसलम में 12 अप्रैल को, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन है इस्लामिस्ट हैं वो प्रेयर करने आते हैं। तो उसके बाद ही एक्चुअली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जो है सारा कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया था इसके बीच में। तो अभी देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली इजरायली एयर स्ट्राइक ने अभी जो
बिल्डिंग है गाजा सिटी में, उसको कोलैप्स कर दिया गया बुरी तरह से। अभी ये आज की न्यूज़ है। तो उसमें जो उनकी जो प्रेस है, एसोसिएटेड प्रेस की जो मीडिया है और जो मीडिया आउटलेट्स हैं दूसरे हैं या अल जजीरा है, उनके सभी के ऑफिस हैं उस पूरी बिल्डिंग में। ये जो 12 स्टोरी की बिल्डिंग है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और ये पूरा जो उनके ऑफिस है पूरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं। तो मतलब एक तरह से इजराइल तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मिलिट्री खुद कह रही है कि 160 एयरक्राफ्ट ड्रॉप्ड 450 मिसाइल्स ऑन 150 टारगेट्स इन ऑपरेशन विद इन 40 मिनट्स में 160 एयरक्राफ्ट से 450 मिसाइल जो है वो दागी गई हैं 150 टारगेट्स पे गाजा में हमास ग्रुप के ऊपर 40 मिनट्स के अंदर अंदर। और वो भी बट उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे सिविलियन मारे जा रहे हैं। वो सिविलियन बोल रहे हैं गाजा पट्टी वाले, क्योंकि दूसरी साइड को क्या है, मेडिटेरेनियन सी है और उस साइड को देखें तो इजराइल है। तो वो कहाँ जाएं? क्या समंदर में मेडिटेरेनियन सी में कूद जाएं क्या? या उनका कौन देखेगा जो सिविलियन जो मारे जा रहे हैं? मतलब इजराइल को ना, मतलब इस चीज को अब रोकना पड़ेगा। इजराइल को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा एंड दे नीड टू होल्ड द पीस टॉक। हालांकि चल भी रही है बट वो मान कोई भी नहीं रहा है ना। और जो बड़ी बड़ी बिग बिग कंट्रीज हैं वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि तमाशा ही देख रहे हैं एक तरह से, किसको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि और अभी रिसेंटली आज की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा है कि हालांकि एक तरह से पीस टॉक भी चल रही है एक साइड में और दूसरी साइड बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ओवर येट। इट मीन्स कि अभी तक वो शांत नहीं हुआ, अभी तक तो और बहुत कुछ होने वाला है। और स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? एंड ही हैज सेड दैट कि जो एयर स्ट्राइक हैं वो कंटिन्यू रहेंगी गाजा पे। एंड उन्होंने लगभग हम बात करें तो लगभग 2000 रॉकेट जो हैं दे हैव बीन फायर्ड सिंस फाइटिंग बिगेन ऑन मंडे। लगभग 2000 रॉकेट। तो आप देखिए कि क्या बना हुआ है वहां पे, क्या चला हुआ है। युद्ध का जोन है कि व्हाट इज दिस वॉर जोन, और दिस इज ए हेल, हेल फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द इनोसेंट पीपल। एंड उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि उन्होंने हॉलीडे पे, मतलब जो जेरूसलम डे था 10 मई को, उन्होंने कहा है कि उस दिन उन्होंने अटैक किया हमारे पे हमास ग्रुप ने, तो अब दे विल पे द हैफ्टी प्राइस, उनको प्राइस पे करना पड़ेगा, दे विल पे हैवी प्राइस। जो इसलिए जो मिसाइल की जो फायरिंग है वो कंटिन्यू रहेगी एंड दे हैव टू पे हैफ्टी प्राइस। अरे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट यार? इट्स ओके यार, यू आर ए पावरफुल कंट्री बट यू शुड होल्ड द पीस टॉक बिटवीन यू दिस गाजा हमास ग्रुप एंड ऑल। बट इजराइल तो अब रुकने वाला नहीं है। इनकी स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि दे विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द हमास ग्रुप नाउ। तो आई थिंक दे विल कैप्चर एवरीथिंग नाउ एंड दिस इज द गुड चांस टू अगेन कैप्चर होल एरिया ऑफ दिस गाजा। तो अब कहते हैं कि कुछ कंट्रीज ने बोला कि दिस इज, ये जो है इजराइल का राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ, बट राइट टू डिफेंड इटसेल्फ डज नॉट मीन इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग एंड किलिंग द इनोसेंट सिविलियंस। डिफेंड करना तो ठीक है, राइट सबका है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक हैवी एस्केलेशन स्टार्ट कर दो और मतलब कि उसमें सिविलियन को नुकसान पहुंचाओ। मतलब आप जनता है वो मारी जा रही है, क्या दोष है? दोनों तरफ से हो रहा है और जो नुकसान है। और बट ये मैं आपके छोड़ता हूँ, लास्ट में डिस्कशन आप पे कमेंट करिएगा, आपकी नज़र में क्या है कि कौन दोषी है या जस्टिस है कि नहीं है? इजराइल जो अटैक कर रहा है अभी कंटिन्यूसली, नेचुरली बात है कि जो इजराइल जो है वो बहुत ही मिलिट्री साउंड है, उसकी जो है मिलिटरली हम बात करें तो बहुत ही साउंड है और गाजा उसके सामने कुछ नहीं है। अरे ये तो 6 से 7 देशों से अकेला लड़ जाता है, तो उसके लिए गाजा वाला हमास ग्रुप क्या है? तो वो तो टेक्निकली और हर तरह से साउंड है, ठीक है। तो नेचुरली बात है कि इजराइल जो बहुत पावरफुल है इस टाइम और उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि टू होल्ड द पीस टॉक। मीन्स अगर मैं महात्मा गांधी के कोट को पढ़ूं तो एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर सामने वाला भी वैसा किया है, वायलेंस फॉर द वायलेंस कर लो या आई फॉर एन आई, ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तुमने किया मैंने किया तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड दिस विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब इट विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। एंड अभी एक बात स्पाइडर मूवी में भी एक कोट थी, जैसे कि हम देखोगे तो विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक पावरफुल पर्सन है ना तो आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इजराइल जो वो पावरफुल कंट्री है, तो इसलिए इजराइल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे मैं बात करूँ तो एंड दे मस्ट स्टॉप दिस ब्रूटल किलिंग ऑफ द पीपल। हम तो यही कहेंगे कि कोलेटरल डैमेज कह के आप नहीं टाल सकते ना इस चीज को।
बट इसमें दोषी कौन है? इजराइल दोषी है, हमास ग्रुप दोषी है, कौन है? कोई भी नहीं रुक रहा है। आप कमेंट करिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, एंड हु इज मेकिंग जस्टिस और इनजस्टिस। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेस लेक्चर, एंड I will say thank you, stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you very much.